चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक नोट के बारे में। ठीक है, नोट ये है कि बोरॉन फैमिली में एक चीज मैं मिस कर गया था, उसको मैं यहाँ नोट के पॉइंट में लिख रहा हूँ कि रिएक्शन विथ हाइलोजन। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइलोजन। तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पर जनरली दे फॉर्म दे फॉर्म मतलब ये जो हेलोजन फैमिली वाले हैं ये ट्राई हाइलाइट बनाते हैं, EX3 टाइप कंपाउंड। मतलब ट्राई हाइलाइट बनाते हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट वाला एलिमेंट है थैलियम, वो आपका ट्राई हाइलाइट नहीं बनाता। ये लगता है ट्राई हाइलाइट है लेकिन ये ट्राई हाइलाइट नहीं बनाता। ठीक है ना, यहाँ कुछ प्लस प्लस नहीं है, TiCl3 इसके अंदर ये चीज फॉर्म नहीं करता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं जरा सा। देखो, यदि मैं पोटेंशियल वाइज बात करूं तो मैं Al+3 से Al, यदि इसके बारे में बात करूं तो इसका पोटेंशियल जो होता है वो माइनस का 1.66 वोल्ट होता है। ठीक है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि एल्युमिनियम आपका रिएक्टिव मेटल है और ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसकी वैल्यू निगेटिव, मतलब इधर वाले की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यदि हम इसके बारे में बात करें, इसके +3 और इसका जो पोटेंशियल है इसके बारे में बात करूं तो इसका जो पोटेंशियल आता है वो आता है प्लस का 1.26 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो थैलियम+3 है ये आपका अनस्टेबल है इन एक्वस मीडियम एंड यदि Ti+3 लिया जाएगा तो वो खुद को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करेगा। इसका कॉज क्या है पता है? इसका कॉज ये है कि ये नीचे आता है और इसकी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो +1 इसकी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसीलिए जब आप थैलियम के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं कि हम ये बना लें कि जैसे बाकी केसेस में बनता है ना कि +3, जैसे ऊपर वाले केस हैं, जैसे BF3 आप बना रहे हो या जो भी एल्युमिनियम का फ्लोराइड बना रहे हो, क्लोराइड बना रहे हो, तो Al+3 और थ्राइस F- ये बन जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का फ्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये एल्युमिनियम का तो ट्राईफ्लोराइड आपने बना दिया, लेकिन जब आप यही चीज Ti+3 लेते हो और सामने आयोडीन लेते हो, तो आयोडीन के केस में आप ये सोचते हो कि हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा दें और I-3 ले लें, 3I- और इसके साथ रिएक्शन करा दें और ट्राई हैलाइड बना दें। तो ये इसके साथ रिएक्शन ऐसे नहीं करता, ये खुद को क्या कर लेता है, खुद को ये रिड्यूस कर लेता है और ले आता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस वाले में। और आयोडीन की चीजों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और बना देता है क्या, I3-। सर ये कैसे बन गया? आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ, I2 में चला गया और एक I के साथ जुड़ गया। तो ये वास्तव में ट्राई हाइलाइट नहीं बनाता, ये इस टाइप की चीज बनाता है, खुद को ले आता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 में, और सामने वाली चीज को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे यहां एक पॉइंट और लिखना है नोट करके, या इसको मैं अभी 1 सेकेंड बाद लिखता हूं। सबसे पहले मैं BH3 को चालू करता हूं यहां पर। ठीक है, BH3 का H3BO3। ठीक है, H3BO3 क्या है, एक मोनोबेसिक मोनोबेसिक
लुईस एसिड है, ठीक है, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं H3BO3 के फॉर्मेशन के बारे में। तो H3BO3 को हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जरा इसके बारे में सोचा जाए। तो H3BO3 को हम फॉर्म कर सकते हैं इनमें से किसी तरीके से। चाहे तो आप ले लो, देखो सब आपका पढ़ा पढ़ा सा है, चाहे आप ले लो BCl3 और इस पर करा दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, BF3 पर ही वो पार्शियल होती है, इस पर आप हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा H3BO3 प्लस क्या बनेगा HX बनेगा। HX मतलब हाइड्रोजन का क्लोराइड बनेगा और ये बनेगा। या आप रिएक्शन क्या करा लो, या आप रिएक्शन करा लो, ये रिएक्शन कैसे भी समझ में आ रहा है, आइड लिया गया, क्लोराइड लिया गया, तो आइड के साथ आके H जुड़ गया, ठीक है। यदि आप ले लो नाइट्राइड, इसके साथ रिएक्शन करा दो, इससे भी क्या चीज बन जाएगी, यही बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा NH3 बनेगी, क्योंकि कोई भी आइड होता है उसकी रिएक्शन कराने पर NH के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। या आप क्या कर दो, ऑक्साइड ले लो B2O3, ऑक्साइड को पानी में मिलाओ और कुछ नहीं होने वाला, जैसे नेचर का ऑक्साइड है, मैंने कहा था कि ये ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक, बाकी सब मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो क्या बन गया H3BO3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और कुछ भी क्या हम ले सकते हैं, जैसे हमने कहा आप ले लो क्या ले सकते हैं अपन, B2H6 ले लो, B2H6 ले लो, ये क्या है, एक तरह से हाइड्राइड की तरह सोचो आप, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा H3BO3 और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये चीज समझ में आ गई। या आप क्या करो, आप ले लो बोरेक्स ले लो, जो भी कुछ तो भी आप दिमाग लगा सकते हो आप, या आप क्या ले लो बोरेक्स ले लो, बोरेक्स पर जब आपने क्या मिलाया था, वाटर मिलाया था, बोरेक्स की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर भी H3BO3 बन रहा था। H3BO3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जिस कारण से वो 2D शेप में शीट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ड्यू टू H बॉन्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये यहां से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इधर वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये जो एक यूनिट है ना H3BO3 की, वो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, ठीक है। ये एक हेक्सागोनल फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है, बनाया होगा बनवाया होगा आपको भैया ने, इसको बनाने में बड़ा मजा आता है। तो ये हेक्सागोनल एक शीट है, ये हेक्सागोनल दूसरी शीट है, ठीक है। इनमें आपस के इसमें इसके इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच में लगता है वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आपस में कौन सा है, इन सब में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें आपस में कौन सा लगता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जिस कारण से आपस में जो लेयर के बीच में फोर्स है ना, वो फोर्स कम होता है और एक यूनिट दूसरे के ऊपर स्लिप करती रहती, इसीलिए बोरिक पाउडर का आप यूज करते थे, याद करिए कैरम खेलने के दौरान, याद है, ठीक है। तो इसीलिए उसका यूज करते थे। ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है, एक्ट एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक। अच्छा, अब मैं BH3 पर और बात करूं उससे पहले अब मैं यहां पर नोट लिखता हूं, नोट ये है कि
The main industrial application of borax and boric acid to produce heat resistance ग्लास। हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाने में इसका यूज होता है और इसको हम बोलते हैं पायरेक्स। ठीक है, तो ये मुझे अगला नोट लिखना था। अब मैं यहां पर बात करता हूं, ये आपने पढ़ा हुआ है सब पहले से, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, बस ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए है। यहां पर मैं बता दूं कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है और ये ओवरलैपिंग तब अच्छी होती है, हम तब कहते हैं कि बैक बॉन्डिंग हो रही है व्हेन एनी वन एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ठीक है यार बच्चों, मैं एक बात बताना भूल गया, मुझे एक बात और बतानी है। एक सेकंड, कुछ काम कर सकता हूँ क्या? इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। एक चीज बताना भूल गया, उसको ही बता दूं, दिमाग से निकल जाएगी, फिर क्वेश्चन आएगा तो सब चिल्लाएंगे। फिर तुम सर रखो नीचे थोड़ी देर के लिए। एक चीज मैं और बता दूं, और वो ये है कि हम सबको पता है कि H3BO3 एक वीक एसिड है। H3BO3 एक वीक एसिड है और पानी में मिलाए जाने पर ये बनाता है आपका BOH का होल 4 माइनस और H प्लस। बहुत कम अमाउंट में ये H प्लस को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम कभी टाइट्रेशन करने जाएं और H3PO3 को हम यूज कर रहे हों कहीं पर भी, और बाहर से हम कुछ मान लो NaOH मिला रहे हैं इसके अंदर, कुछ टाइट्रेशन कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, तो टाइट्रेशन करने के दौरान यहां पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चूंकि इतनी कम होती है कि हम कुछ बूंदे मिलाएंगे, हमें तो ग्राफ खींचना है, वो ग्राफ में कुछ पॉइंट ही नहीं आ पाएगा, तुरंत न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगा, कोई शार्प पॉइंट आ ही नहीं पाएगा। याद है ऐसे आके ग्राफ आगे जाए, फिर कहीं शार्प पॉइंट आए, फिर हम कहते हैं यहां इक्विवेलेंट हो रहे हैं एक दूसरे के न्यूट्रलाइज, तब तो हम कर पाए। लेकिन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेचारे की इतनी कम होती है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान कोई शार्प पॉइंट आ ही नहीं पाता है। तो इसकी यानी H3BO3 की एसिडिक नेचर को इंक्रीज करने के लिए, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं, वी ऐड, एसिडिक नेचर को बढ़ाने के लिए वी ऐड सिस डाइऑल। सिस डाइऑल में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे OH OH, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो जिसमें दो OH बस एक साइड हो। चाहो तो आप ग्लूकोज यूज कर लो, चाहो तो आप किसी रिंग के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर लो जहां पर आपको एक साइड में OH ऐसे क्यों ना ले लिया गया हो, दूसरे साइड का OH ऐसे क्यों ना ले लिया गया हो। ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर डाइऑल मौजूद हो। जनरली हम यूज करते हैं ये वाला सिस डाइऑल। रेयर केस में आपको दिखाई देता है ये वाला कि OH यूज हुआ, ये वाला और OH यूज हुआ, लेकिन ये केस पूछ लिया जाता है यदा कदा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको तो बस क्या देखना है, आपको तो डाइऑल देखना है, वो इस प्रोसेस को कर लेते हैं।
करते क्या है, जब आप इन डाईऑल को इसके अंदर मिलाते हो ना बच्चों, तो होता क्या है, ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये डाईऑल इसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, ये जो आपका BOH का होल 4 आपने आपके सिस्टम में बन रहा है उसके साथ। ये हमने मान लीजिए ले लिया एक डाईऑल, ऐसा डाईऑल लेंगे हम, तो OH, इधर OH ले लिया, इधर OH, इधर OH ले लिया, ठीक है। होगा क्या प्रोसेस के दौरान, यहां से बाहर निकलेगा H2O, इधर से बाहर निकलेगा H2O, इधर से बाहर निकलेगा H2O, इधर से भी बाहर निकलेगा H2O, और फॉर्मेशन हो जाएगा इस चीज का B, इधर O, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक स्टेबल फॉर्म का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन प्रोसेस के दौरान बाहर निकाल सकते हैं। तो ली-चेतरियस प्रिंसिपल के हिसाब से यदि ये बाहर निकालते आप चले गए, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे इसकी एसिडिक नेचर जो है ये क्या कर जाएगा, इनहेंस कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें शार्प पॉइंट मिलने लग जाएगा। तो ये एक और चीज थी जो मुझे यहां पर बतानी थी। और H3BO3 से रिलेटेड मुझे और कोई बात तो नहीं करनी, तो ऐसा तो नहीं मुझे दोबारा वापस आना पड़े, नहीं। ये हो गई कहानी H3BO3 की। अब चलो आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्या था, एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये कब लगता है, व्हेन एनी वन एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, यदि कोई भी एक एटम सेकेंड पीरियड में बिलोंग कर रहा हो और बाजू में कोई दूसरा एटम किसी भी पीरियड का हो। यानी ये जो बैक बॉन्डिंग हो सकती है वो कब हो सकती है, यदि एक एटम सेकेंड पीरियड का हो, बाजू में भले ही थर्ड पीरियड का एलिमेंट क्यों ना हो, सेकेंड का हो तो बहुत अच्छा, बाजू में सेकेंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, यानी इसमें यदि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो तो भी बढ़िया है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो तो भी बढ़िया है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो तो भी बढ़िया है, इवन फिफ्थ का भी हो तो भी बढ़िया, कहीं पर भी यहां पर संभावनाएं हैं किस चीज की, कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो ट्रेवल कर जाएगी, यानी यहां पर बैक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग तब नहीं पॉसिबल है यदि कोई थर्ड का हो और सामने थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फोर्थ का हो, फोर्थ का हो, थर्ड का हो, इन केस में एटलीस्ट एक जरूर होना चाहिए, कहां का, सेकेंड पीरियड का। ये है इसकी पहली कंडीशन, ये है पॉइंट वन, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड चीजों, कंडीशन नहीं, यही कंडीशन है, यही सारी चीजें हैं, कि आपका कोई एक चीज सेकेंड पीरियड में बिलोंग जरूर करनी चाहिए, तभी वहां पर बैक बॉन्डिंग संभव है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या BeF2 के अंदर बैक बॉन्डिंग संभव है, सेकेंड पीरियड के अंदर बिलोंग करना चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग वाली कंडीशंस आनी चाहिए। जैसे देखो यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर क्या इसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ बिल्कुल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। और सामने क्या इसके पास लोन पेयर मौजूद है, हाँ है। तो क्या इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग की संभावनाएं हैं, जरा देखो क्या इसके अंदर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो बिल्कुल आगे वाले कितने भरे हुए हैं, जरा देखो इसके अंदर भरे हुए कितने, 2s2, सॉरी कितना होगा ये, लिथियम बेरिलियम ना, तो 2s2 और 2, सॉरी 2s1 ही तो रहा यार, बाकी सब तो खाली ही खाली है, ठीक है ना। तो यहां संभावनाएं बिल्कुल यहां हो सकती है बैक बॉन्डिंग। क्या BF3 के अंदर संभावना है, चेक करते हैं जरा, यहां पर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इधर लोन पेयर है, बिल्कुल संभावना लग रही है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। क्या H3BO3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो सकती है,
लोन पेयर है, सामने बोरॉन है, बिल्कुल बैक बॉन्डिंग हो सकती है। मैंने और क्यों नहीं लिखा, और दो चार लिख लेते हैं, या मैं इसको ऐसे सिखाता हूं आपको, रुक जाओ, ऐसे सिखाता हूं, एक सेकेंड। पहले आपको ये कंडीशन समझ में आई कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसी चीज मौजूद होनी चाहिए, एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे सोचो, थोड़े से दूसरे एग्जाम, मैंने कहा SiF4 लो, मैंने कहा SiCl4 लो, मैंने कहा ऊपर वाला ही कंपाउंड, मैंने कहा ऐसा कि NBNBNBN, ऐसा कंपाउंड लो। ठीक है, या मैंने कहा आपसे कि आप ले लो AlCl3, या चलो एक वाला भी ले लो BCl3। ठीक है, इनमें चेक करो कि इनके अंदर कहां पर बैक बॉन्डिंग संभव है। तो बैक बॉन्डिंग संभव की संभावना के लिए आपको क्या चेक करना है, एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो, सामने खाली वैकेंट ऑर्बिटल हो, ये आपका इसके पास लोन पेयर है, सामने वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल 3D का है, और यहां पर ये जो एलिमेंट है वो 2p का है। तो क्या यहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, बिल्कुल 2p और 3d वाली बॉन्डिंग यहां पर हो जाएगी, बिल्कुल यहां बैक बॉन्डिंग संभव है। इसके पास लोन पेयर है, सामने वाले के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या यहां कोई भी बैक बॉन्डिंग संभव होगी, नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो कहां पर आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं। यहां लोन पेयर है, बाजू वाली में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल इसके अंदर बैक बॉन्डिंग संभव है। ये इसके पास लोन पेयर है, बाजू में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, नो नो नो, ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, लोन पेयर क्यों बना रहा हूं मैं, ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग संभव है, बिल्कुल। ठीक, सबसे पहली चीज समझ में आ गई कि बैक बॉन्डिंग कहां पर संभव है, इस चीज को समझना। अच्छा, अब दूसरी चीज समझते हैं, यहां सब में बैक बॉन्डिंग होगी, ऐसे ये आ जाएगा, इस टाइप से ये आ जाएगा, इस टाइप से ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बैक बॉन्डिंग के बाद सबसे दिक्कत वाली बात ये होती है कि अब जैसे इसके अंदर देखो, यहां इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो गई, अब मुझे किसी ने पूछा कि ये बताएं कि इसके अंदर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब क्या किया जाए, इसके हाइब्रिडेशन को क्या बोला जाए, ऐसे ऐसे बना है उसके हिसाब से लग रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। लेकिन यदि मैं ये चीज सोचूं कि इसके लोन पेयर जो हैं वो इधर रेजोनेंस कर गए, बैक बॉन्डिंग कर गए, इधर बैक बॉन्डिंग कर गए, इधर बैक बॉन्डिंग कर गए, पार्शियल बॉन्ड्स आ गए, तो इसका हाइब्रिडेशन फिर क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है या नहीं करना है, जब भी आपको ऐसी दिक्कत आए, तो आप वहां ये याद रखिएगा कि जैसे मान लो जब कभी भी आपके पास कोई एटम हो, इसको मैं
0.2 करके लिख देता हूं, 0.2। अब मैं ये सिखाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको कैसे निकालना है। ये 0.2 है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास, इसके पास लोन पेयर है, बाजू वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। बाजू वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है। अभी कोई टेंशन, और इनमें से कुछ ऐसा है कि दोनों सेकंड सेकंड में ही बिलोंग कर रहे हैं, या सेकंड थर्ड में, या सेकंड फोर्थ में, ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छी तरह से हो रही है। जब भी बैक बॉन्डिंग अच्छी तरह से हो जाएगी, आपको इसको कभी भी लोन पेयर की फॉर्म में काउंट नहीं करना है। आपको हमेशा इसको कहां ले जाना है, इस लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। मेरी बात समझ आ रही? जब भी किसी एटम के पास, किसी के पास लोन पेयर हो, बाजू में वैकेंट ऑर्बिटल हो, और बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो, एंड बैक बॉन्डिंग जो हो वो पॉसिबल हो। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल की कंडीशन हमने ऊपर बोल दी आपको। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो, देन देन लोन पेयर नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। तब आपको लोन पेयर को कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। मतलब जैसे ये केस, इसके पास लोन पेयर है, बाजू वाले में वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई एक सेकेंड पीरियड का है, माशाल्लाह दोनों ही है, यानी यहां पर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। मतलब इस लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना हाइब्रिड ऑर्बिटल में। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। इस वाले हर ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना, sp2। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें अगली चीज समझो, पॉइंट 2 में ही मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। मान लो ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करने जा रहे हैं, ठीक है, और इसके पास खुद के लोन पेयर है, इसके पास खुद के लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इसके पास खुद के लोन पेयर है। तो ऐसी कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब खुद के लोन पेयर होते हैं, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उसके पास, तो दो केस हैं। पहला केस है व्हेन व्हेन EA या EN ऑफ A is more than C। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो A की है ना, वो C की तुलना में ज्यादा है, तो क्या होगा, तो आपका ये कोशिश तो करेगा कि लाओ इधर जाएं, लेकिन इसके पास एक तो खुद ही दिक्कतें हैं कि लोन पेयर है, और ऊपर से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो ऐसे केस में यहां पर लोन पेयर लोन पेयर काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर को आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट करना है, ठीक है। और जब व्हेन, आपको आज राइटिंग थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, उंगली बहुत दर्द कर रही है वाली मेरी। व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A is less than C, इसका मतलब ये तब पावरफुल होगा, सामने वाले से कहेगा कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कंडीशन हो भेजो हमारे पास तो डेफिशिएंसी, एक ऑर्बिटल खाली, इसको भी भरो, तब ये घसीट लेगा। देन लोन पेयर नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि ओ सी एल सी एल इसके पास मौजूद है लोन पेयर, इसके पास मौजूद है लोन पेयर। ठीक है, अब क्या है? और ऐसे केस में जब इस तरफ आएगा ना और लोन पेयर मौजूद होगा, तो बैक बॉन्ड, अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हुई तब तो है। ऐसे केसेस में यदि लोन पेयर यहां मौजूद है ना, तो ऐसे केसेस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल जनरली नहीं हो पाती है। मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे यहां देखो, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन भेजना चाह रहा है, सामने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन भेजना चाह रहा है, सामने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन सामने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ क्या चीज है? लोन पेयर है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या सोचेगा, या ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि यार हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हम उधर भेज ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या सोचेगा? हम तो ऐसे ही यहाँ खुशहाल परिवार के साथ हैं, हम क्यों वहां से एक्स्ट्रा लोन पेयर ले आए? हमारा तो वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट है, हम क्यों यहां पर लोन पेयर लाकर अपने अंदर और रिपल्शन बढ़ाएं? तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको जो हाइब्रिडाइजेशन कहा पूछा जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लिखना है? आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 1 2 3 4, यानी sp3। इट मींस यहां पर आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है बैक बॉन्डिंग को। लेकिन सर, हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि बैक बॉन्डिंग होने से पार्शियल चार्ज आता है। बिल्कुल नहीं आता है पार्शियल चार्ज, ठीक है ना। वो जो आपने बॉन्ड एंगल पढ़ा है ना, उस बॉन्ड एंगल का कारण है कि OCl2 और OBr2 में बॉन्ड एंगल OBr2 का ज्यादा होता है, क्योंकि OBr2 के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस कैसे हो जाते हैं? ज्यादा। ठीक है, तो क्या चीज समझ में आई कि जब भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो वहां पर बैक बॉन्डिंग की संभावनाएं होती हैं, लेकिन यदि जिसकी तरफ रेजोनेंस होकर या बैक बॉन्डिंग होकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बताया था कि ये इसके खुद के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं? गोते लगाते रहते हैं। और ऊपर से ये सोचेगा कि यदि हम इसको ले भी लें तो एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भेजेगा नहीं। मान लो मैंने ऐसी चाहत सोच भी ली कि आ जाए, तो हमारे पास तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप अब तक इसको ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि यहाँ पार्शियल बॉन्ड, तो उसको छोड़ दीजिएगा। इसको एक्सप्लेनेशन इनके बॉन्ड एंगल का एक्सप्लेनेशन होता है किस चीज से? क्राउडिंग से। आ रही बात समझ? अच्छा, अब मैं इस चीज को पॉइंट 2 को थोड़ा सा और बताता हूं। मैंने कहा कि आप ये वाला केस देखो, इधर मैंने कहा सी, इस पेन से नहीं कहूंगा मैं कुछ पेन बदल के कहूंगा, ब्लैक से कहूंगा, ब्लैक। मैंने कहा यहां सी, इधर मैंने ले लिया Cl, इस साइड में Cl, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। इसमें बात कर रहा हूं मैं, और दूसरी बात कर रहा हूं मैं, या पहले ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन आप क्या कहते हो? यहां मैंने ले लिया C, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, और इधर है निगेटिव चार्ज। अब क्या कहते हो? अब क्या होगा? इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन साथ ही साथ क्या? लोन पेयर। लेकिन अब कहानी नॉर्मल ऐसी नहीं है। कहानी ये है कि सामने जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकता है, वो ऐसा एटम है जो इस बेचारे की तुलना में कैसा है? पहले क्या सोचना है? पहले ये सोचो कि
जो जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है इसकी तरफ जो लोन पेयर आ रहे हैं वो किसके कारण से आ रहे हैं? ये यहां आ रहे थे ऑक्सीजन कारण से, जो कमबख्त भेजेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही देख लेगा यहां तो ऑलरेडी क्राउडिंग है। लेकिन यहां क्या है? यहां असर दूसरा है। सामने कार्बन मौजूद है, इधर क्लोरीन मौजूद है, और क्लोरीन क्या कहेगा, ना मुझे तो इलेक्ट्रॉन दो, और उसको पता है वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, ज्यादा। यानी कोई यहां पर पूछे कि क्या बैक बॉन्डिंग होगी, आप कहोगे बिल्कुल होगी। और यदि होगी तो फिर आपको क्या बताना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। देन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लिखना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा sp2, यानी इसके लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना होगा। नहीं आ रही बात समझ? जैसे और कुछ चीजें देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बताओ, मैंने कुछ एग्जांपल नीचे भी लिखे होंगे। जैसे मैंने कहा मुझे बताओ, OCl3 वाला तो शायद मैंने केस ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। NCl3, N Cl 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 लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। ये मैं क्यों बना रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि यहां तो इलेक्ट्रॉन भेजे तेजे जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारा कहाँ का नहीं है, कोई भी सेकेंड पीरियड का तो एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्यों इस तरह की जद्दोजहद में पड़े। ठीक है ना? जैसे यहां देखो, यहां हम सोच सकते हैं कि N है, यहां इसके पास लोन पेयर है, Cl है, इसके पास लोन पेयर है, इधर ये Cl इसके पास लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। अब क्या किया जाए? क्या सेकंड पीरियड का है? हाँ है, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? Cl से। देखो जो हाइड्रोलिसिस वाली बात है वो अपनी जगह, ठीक है, वो हमने कहा ना पाउलिंग स्केल पर। अदरवाइज आपसे कोई कहे कि NH3 और NCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप इसको +1 मानोगे, इसको कितना मानोगे? -1 मानोगे। ठीक है, इसका मतलब, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पर Cl यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो क्या होगा? यहां मैंने उल्टा बोल दिया शायद, -1 नहीं, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। N की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पर क्या इसके लोन पेयर रेजोनेंस में आएंगे? नो नो नो, कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में इधर से इधर नहीं आने वाला, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा। मतलब कोई पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बोलना है sp3। ठीक है, जैसे मैंने कहा pf3, यहां के बारे में क्या सोचा जाए, जरा सोचते हैं। pf3 तो P है, इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेशन कर रहा है F F F, इसके पास लोन पेयर है, और साथ ही साथ P के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां इसके पास लोन पेयर है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा कुछ होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा? क्या ऐसा कुछ होगा कि इसके पास, क्योंकि लोन पेयर है साथ ही साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन क्या कुछ ऐसा होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा? नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा ही नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा रहेगा? sp3। मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जैसे यहां तो खैर कुछ लफड़ा ही नहीं, इसमें कोई बात करे, इस वाले में, इस वाले में कोई बात करे, B, इधर तो OCH3 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 ऐसा है। यहां तो ये .1 की बात चल रही है, ये .2 का तो खेल ही नहीं। .2 का खेल तो तब चालू है जब सामने कोई लेने वाला एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है। यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं, बिंदास।
आराम से क्या होगी, पी पाई, इधर से पी पाई बॉन्डिंग होगी, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी जो होगा sp2 होगा, जस्ट लाइक H3BO3। ठीक। अच्छा, ये 2 पॉइंट हम लोग ने समझ लिए जो हम लोग को बैक बॉन्डिंग में दिक्कत देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा एक बात आपको और आगे सिखाएं। अगली बात है हमारी लुईस ऐसे बेसिक नेचर पहले देखते हैं। लुईस, पहले मैं बात करता हूं बेसिक नेचर की। तो लुईस बेसिक नेचर तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। ठीक है, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सारी चीजें वो हम लोग ने पहले बात कर ली है। यहां मैं आपको सिर्फ 2 बातें बोलूंगा, और वो 2 बातें यहां मैं ये बोलूंगा कि यदि इफ बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, यदि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, पॉसिबल, देन आपको कैसे सोचना है, जितना आपकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना लुईस बेसिक नेचर कम होगा। जाहिर सी बात है, लुईस बेसिक नेचर मतलब किसी ए एटम पर कितने अमाउंट में लोन पेयर है। जितना इस पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना इसके लोन पेयर इसके पास नहीं रहेंगे, उतना बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ डोनर एटम आर सेम, इफ donor atom are same, then जो लुईस बेसिक नेचर है, यदि डोनर एटम जो है सेम है, डोनर एटम फॉर सेम डोनर एटम, यदि डोनर एटम सेम है तो जो लुईस बेसिक नेचर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम के। हालांकि ये चीज आप पहले से ही जानते हो। याद करो, मैंने आपसे कहा था लुईस बेसिक नेचर जब भी आप देखना तो यदि लेफ्ट टू राइट जाना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना, यदि टॉप टू बॉटम जाना तो किससे देखना, साइज से देखना, साइज या चार्ज डेंसिटी से देखना। लेकिन जब केस आ जाए फॉर NX3 टाइप कंपाउंड, तो मैंने बताया था थिंक विथ इंडक्टिव ओनली। तो ये केस इनडायरेक्टली में वही बोल रहा हूं मैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा NF3 है, NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है, इन सब में डोनर एटम क्या है, डोनेट करने वाले एटम क्या है। यहां तो खैर कोई डोनेशन है ही नहीं, यहां डोनर एटम है, यहां डोनर एटम है, भाई यहां डोनर एटम है। ठीक है, तो डोनर एटम जहां पर भी मौजूद हैं तो -I इफेक्ट, और जिसके अंदर भी -I इफेक्ट सराउंडिंग का कैसा होगा, ज्यादा होगा, उसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम। ये भी तो डोनर है, मैं क्यों कह रहा हूं डोनर नहीं है। इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, यदि सब में डोनर एटम सेम है तो जिसमें भी सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका लुईस बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी आपको पहले से ही पता है, ये भी चीज आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल और सेट करता हूं। मुझे बताओ, यदि मैंने पूछ लिया PF3 और PH3, कोई ड्रागोज फ्रागोज नहीं लगाना है आपको, इनमें किसमें ज्यादा किसमें कम। तो
ये आपका ज्यादा, ये आपका कम। pH3 आपका कैसा, ज्यादा, और pF3 कैसा, कम। ठीक है, तो ये एक कहानी हो गई जिसके बारे में हम लोग को काफी चीजें पहले से ही पता थी। अब मैं बात करता हूं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, सेकंड कहानी में यहां लिखता हूं, लुईस एसिडिक नेचर। देख रहे हो बड़ा बड़ा लिखने लगा मैं थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि मैं तकिया लगा ली अब दो ठो हाथ के नीचे। अब देखो यार साहब, यदि लुईस एसिडिक नेचर के बारे में बात करें तो इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। हालांकि कैटेगरी वाइज कुछ नहीं, नॉर्मल चीजें ही हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले में लुईस एसिडिक नेचर जब भी आ जाएगी इसके अंदर, लुईस एसिडिक नेचर बताओ किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो बच्चों सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर पूछा जाए लुईस एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले ये देख लेना कि कंपाउंड में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो लुईस एसिडिक नेचर कम ज्यादा हम कंपेयर करने जा रहे हो, और कोई ऐसा हो जो एसिडिक नेचर ही ना रखता हो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही ना हो, तो उसको तो सबसे पहले बिल्कुल बाहर कर देना, यानी उसको लीस्ट कर देना। सबसे पहला बात, इसको आगे सीखने से पहले, कि कोई ऐसा हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही ना हो और अपन उसको कहीं पर अरेंज करने के लिए परेशान हुए जा रहे हो। ठीक है, अब इसमें हम इसको दो केस के अंदर लिख देते हैं। पहला केस ये है, इफ ऑल एक्सेप्टर एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, देन थिंक विथ बैक बॉन्डिंग। यदि सारे एक्सेप्टर एटम सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हो तो आपको बैक बॉन्डिंग से सोचना है। ठीक है, दूसरा केस, केस 2, यदि ऐसा हो कि वन ऑफ द, कोई भी एक, वन ऑफ द एक्सेप्टर एटम, दोनों में तुलना कर रहे हो, 3 में तुलना कर रहे हो, तो आप ऐसी जगह तुलना कर रहे हो जहां पर एक में तो सेकेंड है एक में थर्ड है, तो इफ वन ऑफ द एक्सेप्टर एटम बिलोंग टू one of the acceptor atom not belong to second period, और आपको इनमें कभी कंपेयर करना हो, तो आपको देन थिंक विथ साइज। मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लुईस एसिडिक नेचर जो है वो कम होगी। क्योंकि यहां पर भी क्या है, अब आप एसिडिक नेचर देखने जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका एक पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और सामने लोन पेयर हैं जो इसको अपने लोन पेयर डोनेट करने आ रहे हैं। तो यदि सभी एक्सेप्टर एटम सेकेंड पीरियड के हैं, तब तो भाई देख लो किसके अंदर बैक बॉन्डिंग अच्छी है। मतलब सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो आप ये सोचो कि जो डोनेट करने आ रहा है वो डोनेट करने वाला किसमें ऐसा है कि 2p वाला ही डोनेट कर रहा है, किसमें 3p वाला डोनेट कर रहा है, किसमें 4p वाला डोनेट कर रहा है। अगर सभी 2p के ही डोनेट कर रहे हैं तो सोचो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? फिर सर इस बात को एक बार बोल दीजिए फिर से, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर आप? मैं कह रहा हूं कि यदि ये वाला केस यानी सब में एक्सेप्ट करने वाला जो है वो सेकंड पीरियड में ही बिलोंग कर रहा हो, तो अब सारा दारोमदार किस पे है? क्योंकि यहां पर भी ये ओवरलैपिंग का ही तो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे कि लोन पेयर जो आ रहे हैं वो कहां कहां से आ रहे हैं। एक में लोन पेयर हो सकता है सेकंड पीरियड से आ रहा हो, एक में थर्ड पीरियड से आ रहा हो, एक में फोर्थ पीरियड से आ रहा हो। तो इनमें अच्छी ओवरलैपिंग कौन सा करेगा? सेकंड वाला कर देगा। सेकंड वाला अच्छी ओवरलैपिंग कर देगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, यानी तब ये बुरा लुईस एसिड हो जाएगा। इस ये यदि अच्छी तरह से डोनेट कर दिया सेकेंड पीरियड वाला, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी, यानी तब ये बुरा लुईस एसिड होगा। यदि 4 वाला डोनेट करने आ रहा है तो वो अच्छी तरह से डोनेट नहीं कर पाएगा, अच्छी खासी डेफिशिएंसी होगी, गुड एसिड होगा। अब मान लो सभी सेकंड वाले आ रहे हो, तो क्या करोगे? जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को ज्यादा कम कर देगा। जब इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी ज्यादा कम हो जाएगी तो बुरा हो जाएगा ये एसिड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेकेंड पीरियड वाले की, तब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा। जब नहीं दे पाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसी रहेगी? डेफिशिएंसी जो रहेगी वो ज्यादा बनी रहेगी, तब ये अच्छा एसिड रहा होगा। अब जो मैंने बोला ना सारा उसको लिखना, जो भी चीजें बोली ना उन चीजों को लिखिएगा आप एक बार। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इसमें आप बताओ, मैंने कहा कि आप मुझे कंपेयर करके बताओ। जैसे इस केस में तो मैं वही नामी गिरामी एग्जांपल ले लेता हूं, BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक, लुईस एसिडिक नेचर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, सभी में एक्सेप्टर एटम सेकेंड पीरियड का है, सभी में एक्सेप्टर एटम सेकेंड पीरियड का है। तो कैसे सोचना है? सराउंडिंग वाले सोचना, सराउंडिंग मतलब बैक बॉन्डिंग से सोचना है। बैक बॉन्डिंग अच्छी किसमें? यहां 2p का आ रहा है, यहां 3p का आ रहा है, यहां 4p का आ रहा है, यहां 5p का आ रहा है। मतलब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग कैसी होगी? इसके अंदर बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को ये क्या कर देगा? बी है, इधर एफ है, इधर एफ है, इधर एफ है। 3 बार, एक बार इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, एक बार इसने डोनेट किए, तो नेट में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना वो ऐसा बन गया, एफ एफ एफ, इधर आ गया पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, सब में आ गया क्या? पार्शियल पार्शियल। चूंकि यहां पर सबने दे दिया है, अच्छी तरीके से इसने ओवरलैपिंग कर दिए, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल का अमाउंट कैसा हो गया? कम, यानी ये वीक लुईस एसिड, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। जैसे मैंने कहा इसमें बताओ, एक मैंने ले लिया BF3, एक मैंने ले लिया H3BO3, और एक मैं ले लेता हूं BNH2 का होल थ्राइस। ठीक, अब बताओ इसके अंदर क्या सोचोगे? इसके अंदर क्या किया जाए? अब देखो, जो भी एक्सेप्टर एटम है सभी में, जो भी एक्सेप्टर एटम है वो सभी के सभी कहां पर आ रहे हैं? सेकंड में। ये मैं बार बार एक्सेप्टर दिखाना है ना मुझे, ये बिंदी क्यों दिखा रहा हूं? जो भी एक्सेप्टर हैं वो सभी कहां पर हैं? सेकंड में। अब कैसे सोचोगे? अब सोचोगे ऐसे कि ये कहां पर आ रहा है? ये भी सेकंड, ये भी सेकंड,
ये भी सेकेंड। अब क्या करें? अब बैक बॉन्डिंग से ही सोचना है। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग सोचो कैसी हो रही होगी। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग जबरदस्त हो रही होगी, यानी ये बेकार, ये सबसे तगड़ा। कैसी रही? नहीं ये बात सुनी? अच्छा। जैसे मैं और एक आध एग्जांपल लेता हूं। मुझे बताओ SiCl4 और CCl4, इनमें किसके अंदर लुईस एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? सर यहां ये थर्ड पीरियड का है। एक्सेप्टर एटम सर अलग अलग हैं। ये एक्सेप्टर एटम थर्ड का है, ये एक्सेप्टर एटम सेकंड का है। इन दोनों में कंपेयर करना है। साइज इसका कैसा है, बड़ा, यानी ये आपका बुरा होगा। मैंने सबसे पहले बताया था क्या करना है। चेक करो कि कोई ऐसा तो नहीं आपके सामने फंस गया है जो लुईस एसिड हो ही ना। जो नहीं होगा उसकी तुलना में तो ये ज्यादा होगा ना दादा। यहां कहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां कहां कोई चीज ले रही है? बस समझ रहे हो, यहां पर कौन सी चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाली है? कुछ नहीं। लोन पेयर एक्सेप्टर यहां पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें देखो अब क्या, मैंने कहा PCl5 है। ठीक है, मैंने कहा SiCl4 है, AlCl3 है। ये तीनों है। अब इसमें जरा देखते हैं। अब लुईस एसिडिक नेचर का ऑर्डर चेक करना है। सब अलग अलग हैं, यानी यदि सेकेंड पीरियड के देखो क्या है, यहां पर लोन पेयर हैं, यहां पर लोन पेयर हैं, यहां पर लोन पेयर है। इसके पास कुछ तो भी है, क्योंकि ये भी थर्ड का है, ये भी थर्ड का है, ये भी थर्ड का, ले तो सकते हैं। हमको क्या इधर की बैक बॉन्डिंग सोचनी है? नहीं, बैक बॉन्डिंग तो सोचनी ही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टर एटम सेकेंड के है ही नहीं। तो क्या सोचना है? ये सोचना है कि फास्फोरस कहां पर है। तो ये है फास्फोरस। उसके बाद यदि हम बात करें, ये है SI, ये है Al। जिसका साइज छोटा उसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी, जिसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी उसका लुईस एसिडिक नेचर कैसा, ज्यादा या कम? मैंने इधर क्या लिखा, सही लिखा ना? ये हो गया NP। ठीक है, उसके बाद ये हो गया CSI, उसके बाद ये हो गया BL। ठीक है, तो ऐसे केस में जिसका साइज, सही तो बोल रहे थे हम, कि इन दोनों में जिसका साइज हमने कहा था बड़ा उसका लुईस एसिडिक नेचर कैसा था, कम। अब इन सब में यदि हम देखें तो साइज से कंपेयर करना है ना, साइज से कंपेयर करना है। यहां पर, यहां पर, यहां पर सब में साइज जो है इस वाले का छोटा है, इस वाले का साइज छोटा है, यानी इसका साइज छोटा, इसका मतलब इसकी लुईस एसिडिक नेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी इन दोनों में किसका बड़ा, इसका। इन दोनों में किसका बड़ा, इसका। जैसे एक और कर दो, मैंने कहा BCl3 और AlCl3। BCl3 और AlCl3, इन दोनों में किसका लुईस एसिडिक नेचर ज्यादा? इसमें सर सेकंड में है, इसमें थर्ड में है। तो हम इसको बैक बॉन्डिंग से देखें ना, कंपेयर इन दोनों में करना है ना, और ऐसा ही कंपैरिजन आएगा, आप टेंशन मत लेना। अब इनमें कंपेयर करना है ना, तो अब आप क्या नहीं सोचना, एक सेकंड का है एक थर्ड का है। इसमें क्या लिखा, वन ऑफ द एक्सेप्टर एटम बिलोंग टू द, नॉट बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। कोई भी एक ऐसा है जो सेकंड से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो आपको वहां साइज से सोचना है। मतलब इन दोनों में साइज किसका बड़ा, इसका साइज कैसा है, बड़ा। इसका साइज बड़ा, इसका मतलब यदि लुईस एसिडिक नेचर के बारे में, सॉरी हाँ, लुईस एसिडिक नेचर के बारे में बात कही जाएगी तो वो ज्यादा होगा, किसका, BCl3 का।
इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो बच्चों, ये बड़ा हो जाएगा तो अपन कुछ और नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिखे थे, चलो आगे उसमें दे देंगे, शीट में दे देंगे, ठीक है। चलो इसको टिप्स, जल्दी टिप्स।